Hello all of you, welcome to the video lecture series of shear force and bending moment diagram. This is the lecture number 4 of this video lecture series. I am Rushi Karya, GATE All India rank 7 in mechanical and MTech from IISc Bangalore in mechanical engineering with specialization in design. So previous lecture में हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या रहती है, कौन से टाइप के बीम रहते हैं, उसके बीम क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके सब रिएक्शन के टाइप्स, सपोर्ट के टाइप, सपोर्ट के रिएक्शंस, फिर टाइप्स ऑफ लोडिंग टाइप्स, फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड इंटरमिटेंट बीम, एंड ये सब चीज़ का यूज़ करके सपोर्ट के रिएक्शन कैसे निकालना है वो सीखा था. तो अब आगे बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट रिएक्शन निकालना आपने सीख लिया. अब सपोर्ट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे. बट इससे पहले हम ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस को जान लें कि भाई शेयर फोर्स हमें क्यों कैलकुलेट करना है और बेंडिंग मोमेंट क्यों कैलकुलेट करना है. राइट, कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, मैं सिखा दूंगा, आप सीख लेंगे, बट एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका नेसेसिटी क्या है, राइट, वो सब चीज़ें पहले समझेंगे. और उससे पहले शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या है, क्यों कैलकुलेट करनी है वो समझेंगे. फिर कैलकुलेट करने के लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे, जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो मैं आपको एक बहुत आसान भाषा में कौन सी साइन कन्वेंशन लेनी है और क्यों लेनी है, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा उसमें हर जगह पे मैं वाई चीज़ डालूंगा कि क्यों ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. राइट, उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप होगा. एंड फिर हम यहाँ तक शेयर फोर्स है, यहाँ तक हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वो तब देख लेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज shear force and bending moment? What is shear force and what is bending moment? ठीक है, अब सबसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बीम है. ठीक है, ये पर्टिकुलर एक बीम है जिसके दोनों साइड सिंपली सपोर्ट दिए गए और सेंटर पे यहाँ पे एक केवल P लोड दिया गया है. यहाँ पे L लेंथ है, यहाँ पे L लेंथ है. और जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट रिएक्शन आपको निकालना अब आ गया होगा, तो आप निकाल देंगे तो डायरेक्टली दोनों P/2 आ जाएंगे. कैसे निकालना है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी जॉइंट इज इक्वल टू 0. ये दो चीज करिए, आप इजीली रिएक्शन निकालना सीख लेंगे. अब रिएक्शन निकाल के P/2 आ गया. अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन आर्बिटरी पोजीशन पे, एक आर्बिटरी डिस्टेंस पे, लेट्स से x डिस्टेंस पे हम एक सेक्शन लेते हैं, वहां से बीम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अब उसको बीम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब काट नहीं रहे हम, केवल 2 पार्ट देख रहे हैं. ठीक है, 2 पार्ट का इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे P/2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे P और ये वाला P/2. ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी L डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी L माइनस एक्स. ठीक है, होल स्पान इज नॉट L, होल स्पान इज 2L, हाफ स्पान इज L. ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना. और ये डिस्टेंस आपकी X हो जाएगी. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन इंडिविजुअल कट किया. तो इस सेक्शन के अंदर इतने जो पोर्शन है, ये 2 डिफरेंट पार्ट सेगमेंट ऑफ बीम है. अब इस सेगमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स P/2 है, पर डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, कुछ है नहीं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्टैटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो दिख नहीं रहा है, बीम कहीं मूव नहीं कर रहा है, बीम स्टडी है. बीम स्टडी है मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ बीम आल्सो शुड बी 0. राइट, तो यहाँ पे अपवर्ड P/2 फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला सेगमेंट इस सेक्शन पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा. लेट्स से इसकी वैल्यू है V. राइट, और सेम चीज है
कि एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ। ये वाला पार्ट इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में v फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला पार्ट इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में v फोर्स लगाएगा, ठीक है। सेम इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप, तो p/2 इज इक्वल टू v आ जाएगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सिमिलरली इसका भी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर रहे हो, तो v प्लस p/2, अपवर्ड v और p/2, ये वाला p/2 और डाउनवर्ड है अपना p। ठीक है, तो यहां से भी v की वैल्यू आ जाएगी p/2, दोनों चीजें आ जाएगी। न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ लगा रहा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा रहा है, वहां से भी p/2 वैल्यू आ रही है, और न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ से एक्शन इन रिएक्शन इक्वल है, उसकी वैल्यू से भी p/2 आ रही है। मतलब कि हमारा जो एजम्पशन है कि ये सेक्शन इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा और इक्वली ये वाला पार्ट इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा, ये एजम्पशन या ये फंडामेंटल्स अपना 100% वैलिड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक फोर्स है ये पर्टिकुलर सेक्शन पे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर आर्बिटरी पोजीशन पे हमने इसको डिवाइड किया, तो इस पे डाउनवर्ड और इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है। दिस इज नथिंग बट shear फोर्स, ठीक है। अब shear फोर्स की डेफिनेशन हम दें, चाहे बीम के कंटेक्स्ट में दे चाहे अदर कंटेक्स्ट में दे, shear force is a force which is acting parallel to the cross section of any object, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए shear प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर shear स्ट्रेस जनरेट करेगा। स्ट्रेसेस दो टाइप के होते हैं, shear स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड shear stresses is the parallel to the cross section area। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो parallel to the cross section area है, तो वो parallel cross section पे shear stresses जनरेट करेगा, and that's called a shear force, right? A force which is parallel to cross section area is called a shear force। अब समझ में आ गया कि आपको shear force क्या है। Now the question is why to calculate shear force, ठीक है। shear force, what is shear force हमने समझ लिया। अब why to calculate shear force क्या होता है, हर एक मटेरियल की एक परमिसिबल लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक ही वो shear स्ट्रेस रेजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हमको जब बीम डिजाइन करनी होती है, हम बीम दो एस्पेक्ट्स में डिजाइन करते हैं, शेयर एंड बेंडिंग। बेंडिंग पे हम बाद में आते हैं, अभी शेयर की बात कर रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेस जब भी बीम का कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया हम डिजाइन करते हैं, चूज करते हैं, तब उसकी जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है एट गिवन शेयर फोर्स, क्योंकि शेयर फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। आप यहाँ पे हम बीम के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात इस चैप्टर में कहीं नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उसके कारण शेयर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है उसकी बात करेंगे। उस शेयर फोर्स से पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में शेयर स्ट्रेसेस कितने जनरेट हो गए वो बाद के चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हम डिजाइन करने बैठेंगे तब हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए कि कितने शेयर फोर्स के लिए हम इस क्रॉस सेक्शन को शेयर के लिए डिजाइन करेंगे। तो उस वैल्यू, मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा बीम में से, ठीक है, राइट। समझ में आ गया। तो अब फिर जाके हम उसको जो शेयर स्ट्रेस की लिमिट है उसके स्ट्रेंथ परमिसिबल लिमिट से हम उसको कम रखेंगे ताकि वो फेल ना हो। ये बात हो गई व्हाट इज शेयर स्ट्रेस एंड व्हाई टू कैलकुलेट व्हाट इज शेयर फोर्स एंड व्हाई टू कैलकुलेट शेयर फोर्स। बात करते हैं व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एंड व्हाई टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। जस्ट अ सेकेंड।
what is bending moment and why to calculate bending moment. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बीम को दो एस्पेक्ट में डिजाइन करना होता है, shear स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस. हम बीम को जो डिजाइन करते हैं वो सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड. तो ट्रांसवर्स लोड के कारण shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, shear स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस दो ही स्ट्रेस जनरेट होते हैं. नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होते ट्रांसवर्स लोड के कारण, और हम बीम को नॉर्मल स्ट्रेस रेजिस्ट करने के लिए, नॉर्मल इन द सेंस एक्चुअल, आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्चुअल. एक्चुअल बीम का एक्चुअल स्ट्रेसेस रेजिस्ट करने के लिए हम बीम को डिजाइन नहीं करते. उसको एप्लीकेशन बीम की वो है नहीं कि टू रेजिस्ट एक्चुअल फोर्स. दैट एप्लीकेशन इज टू रेजिस्ट द ट्रांसवर्स लोड, एंड ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड there will be normal there will be bending stress and there will be shear stress, and we have to design it by using a bending moment. like बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसको परमिसिबल लिमिट से कम रखने के लिए हम ऐसे डिजाइन करेंगे, उसमें हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए रहेगी, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट. जितना बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा उतना ही बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा. तो हमें बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू को भी लिमिट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, जिससे हम उसके पर्टिकुलर ऐसा क्रॉस सेक्शन डिजाइन करें कि जिसकी वैल्यू परमिसिबल, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू परमिसिबल से ज्यादा ना हो. हम बेंडिंग मोमेंट की डिजाइन नहीं कर रहे. बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल लोड पे डिपेंड करता है, और एक्सटर्नल लोड आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है. तो आपके कहीं पे भी एप्लीकेशन पे यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट का इंजन, एयरक्राफ्ट का विंग है, तो उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स आपको जनरेट होता है, लिफ्ट, ड्रैग, वेट वगैरह, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते. आप क्या कंट्रोल कर पाते हो? उसके क्रॉस सेक्शन को ऐसे डिजाइन करोगे कि दैट लेवल ऑफ बेंडिंग मोमेंट और दैट लेवल ऑफ shear फोर्स को वो रेजिस्ट कर पाए और उसका स्ट्रेसेस उतना ना बढ़े. तो जस्ट टू डिजाइन अ बीम वी हैव टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड shear force, right? Now question is, what is bending moment and what is bending stress, right? बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में. पहले बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट के बारे में. जैसे वही एग्जांपल लेते हैं अपन जो अपन ने लास्ट स्लाइड में लिया था. अगेन सॉरी, ठीक है. तो ये एग्जांपल हमने लास्ट स्लाइड में लिया था, यही एग्जांपल यहाँ पे रहता है. अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट बीम के अंदर एट x डिस्टेंस पे, एंड उसका विड्थ होगी dx. ठीक है, dx इज वेरी 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 स्मॉल. ठीक है, तो उसकी ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी L minus x, and this will be nothing but 2L minus x. ठीक है, तो इस एलिमेंट को हम ले, अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम तीनों को इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, तीनों सेगमेंट को, एलिमेंट के लेफ्ट साइड को और एलिमेंट के राइट साइड को. p/2 डिस्टेंस होगा 2L minus x. this will be a p at particular L distance, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा that will be L minus x, that will be x distance. dx की वैल्यू काफी स्मॉल है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा. Why I am taking this? क्योंकि जब हम रिलेशनशिप
डेवलप करेंगे शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सटर्नल लोड का, तब ये फंडामेंटल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और सेकेंड चीज़ कि जब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, तब आपको ये फंडामेंटल अगर क्लियर होगा कि कैसे एक्टिंग रिएक्टिंग चीज़ें लगती है, तो आप साइन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं करेंगे और डेफिनेटली बहुत आसानी से ये चीज़ आपने समझ ली तो फिर आपके लिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चुटकी का खेल है। ठीक है, तो अब बात करें कि ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स उसको रोटेट, इस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे बीच में कुछ एलिमेंट ले लूँ तो यहाँ पे मैं फोर्स ले रहा हूँ तो उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स हम जब यहाँ पे शिफ्ट कर रहे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो जितना शिफ्ट करते हैं उतना आपको फोर्स इनटू डिस्टेंस जितना वो ऐड करना पड़ता है मोमेंट। तो P/2 जितना फोर्स ने हमने शिफ्ट किया तो P/2 इंटू एक्स जितना मोमेंट हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब इतना वो फोर्स इसको रोटेट करने की ट्राई कर रहा है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगाए तो इस साइड भी सेम मोमेंट लगनी चाहिए और उस इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट, मतलब इसको स्टेडी रखने के लिए इस साइड भी उतना ही लगना चाहिए। तो दिस साइड मोमेंट विल बी P/2 इंटू एक्स ओनली। तो ये क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस एलिमेंट के राइट साइड को उसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और उसका लेफ्ट साइड उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, तभी जाके मतलब ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, एम जितना मोमेंट लगाएगा ये इसको ऐसे रोटेट करेगा और वो इक्वल एंड ऑपोजिट एम जितना मोमेंट लगाएगा, तब जाके वो स्टैटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा और दोनों साइड की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब ये एलिमेंट क्या हो रहा है नीचे से दोनों साइड से, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चीज को, दोनों ये एलिमेंट है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ दोनों साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या हो रहा है, नीचे से एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस एलिमेंट पे क्या हो रहा है, इस एलिमेंट पे upward में डाउनवर्ड कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, राइट, जो कि लीनियरली डिक्रीज करेगा। वो क्यों होता है वो सब जब हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तब बात करेंगे, इस चैप्टर में नहीं करेंगे। एलिमेंट को थोड़ा सा मैं बड़ा दिखा देता हूं, ठीक है, पर ये इसकी सेंटर लाइन है। तो क्या हो रहा है, ऊपर से वो कंप्रेस होने की ट्राई कर रहा है और नीचे से वो एक्सपांड होने की ट्राई करेगा। सॉरी, ठीक है। तो ऊपर से वो एलिमेंट कंप्रेस हो रहा है, नीचे से एक्सपांड हो रहा है। अब इसका नेट, अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सियल स्ट्रेसेस, इज नॉट डिजाइन टू सब्जेक्ट एनी एक्सियल स्ट्रेसेस, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस केस में भी कोई एक्सियल स्ट्रेस नहीं, एक्सियल फोर्स नहीं हो रहा है। तो एक्सियल फोर्स नहीं हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो डाउन कंप्रेसिव फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टेंसाइल फोर्स है, दोनों का नेट सम जीरो होगा, तभी उस पर कोई टाइप ऑफ एक्सियल फोर्स नहीं जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम, हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन सारे जीरो होंगे, रिएक्शन सारे जीरो होंगे, तो एक्सियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। तो इस जो कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स है उसका नेट सम जीरो होगा। बट वो क्या करेगा, उसको लेफ्ट साइड ऑफ बीम उस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई करेगी और राइट साइड ऑफ बीम
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की उसे ट्राई करेगी, तो दोनों रोटेट करने की ट्राई तो कर रहे हैं, बट नेट क्या हो रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा, नेट मूवमेंट उस पर जीरो हो रही है, तो वो रोटेट नहीं करेगी, वो वही की वही रहेगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगी। बट नीचे टेंशन हो रहा है, ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, मतलब उसके अंदर लोकलाइज स्ट्रेस जनरेट होगा। लोकलाइज मतलब क्या हो रहा है कि पूरे क्रॉस सेक्शन में पर्टिकुलर एक पार्ट पे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस होगा, फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे कम स्ट्रेसेस, एक टाइम पे जीरो स्ट्रेसेस होगा, फिर नीचे चले जाओगे ज्यादा स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, राइट। तो ये जो चीज फिनोमिना है वो बेंडिंग के कारण होता है, वो बेंडिंग मोमेंट के कारण होता है। दिस इज नथिंग बट अ बेंडिंग मोमेंट, मतलब वो बेंड करता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट को, सो दिस मोमेंट इज नथिंग बट अ बेंडिंग मोमेंट। एंड इसको कैलकुलेट करके हम बेंडिंग स्ट्रेस को लिमिट में रख सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट शेयर फोर्स। अब पहले आपने समझ लिया शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, क्यों जनरेट होती है, किसके कारण जनरेट होती है, को फंडामेंटल आपने समझ लिए। अब आपके लिए ये चीज काफी आसान हो जाएगी कि हाउ टू कैलकुलेट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। पहले बात करते हैं शेयर फोर्स पे, फिर बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट पे। शेयर फोर्स की बात करें तो शेयर फोर्स में आप एक पर्टिकुलर कोई भी एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। मैं जो साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूं, मेजॉरिटी बुक में भी यही साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। इस चीज को फॉलो कर सकते हैं आप, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं यही फॉलो करें, ताकि क्योंकि मेजॉरिटी बुक में यही फॉलो किया गया है। अब बात करें सेम केस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं ले रहा मैं, सेम केस ले रहा, P/2 और यहाँ पे सेंटर पे P, राइट। अब पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स फाइंड करना है, कोई एक सेक्शन पे शेयर फोर्स फाइंड करना है, क्योंकि शेयर फोर्स कहाँ पे आएगा, कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आएगा, तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का शेयर फोर्स आपको फाइंड करना हो तो क्या करोगे, उस क्रॉस सेक्शन से बीम को कट करोगे, दो पार्ट में डिवाइड करोगे, P/2 और इसे P/2 और यहाँ पे P, यहाँ पे एक डाउन कोई भी एक डायरेक्शन में आप शेयर फोर्स को कंसिडर कर लो, एज्यूम कर लो। अगर आपने डाउनवर्ड एज्यूम किया तो यहाँ पे अपवर्ड एज्यूम करो, और फिर आप जब कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपका एजम्पशन जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स आएगा, राइट। तो फिर इसका एफबीडी बनाया हमने, और इसका फिर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा V इज इक्वल टू P/2, या फिर यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो V इक्वल टू P माइनस P/2 इज नथिंग बट P/2, राइट। तो आइदर कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको शेयर फोर्स फाइंड करना है तो उसका लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप चूज करो। अगर आप लेफ्ट साइड चूज कर रहे हो, राइट साइड का बीम को पूरा हटा ही दो, उसको अब देखने की जरूरत नहीं है, आइदर लेफ्ट और राइट दोनों में से एक साइड पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड आप पकड़ रहे हो तो उसके जो फोर्सेस है उसके लेफ्ट साइड में नेट फोर्सेस फाइंड कर रहा हो कि नेट जो शेयर फोर्सेस है वो क्या आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइंड कर रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड पे नेट अपवर्ड P/2 आ रहा है, तो अपन ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, राइट, ये वाला साइन कन्वेंशन। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड ये क्या है, दिस इज शोज सेक्शन, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव, सेक्शन के राइट साइड लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड नेगेटिव, सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव और सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड नेगेटिव, ठीक है। ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करते हो तो ये पर्टिकुलर जहां पे भी आपको शेयर फोर्स फाइंड करना हो वहां पे शेयर एक सेक्शन बनाए और सेक्शन के आइदर लेफ्ट ले या फिर राइट ले, सॉरी चला गया, ठीक है।
तो पर्टिकुलर एक कोई बीम का, जब बीम दी गई है आपको, जहाँ पे फाइंड करना है वहाँ पे एक सेक्शन बनाओ, सेक्शन के लेफ्ट साइड पे केवल लेफ्ट साइड देख रहे हो तो केवल लेफ्ट साइड देखो। अब यहाँ पे केवल हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो भी है उसका सारे का समेशन कर लो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, p/2 अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, राइट, और कोई फोर्स नहीं है तो उसका मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी सेक्शन पे शेयर फोर्स की, राइट। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी ले सकते हो बट उसका फिर सिग्निफिकेंस केवल चेंज होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सेक्शन के लेफ्ट साइड का आप अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो, डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे हो, तो आपको जो सेक्शन मिलेगा, मतलब बीम का एलिमेंट मिलेगा, उस पे ये जो शेयर फोर्स की डायरेक्शन है ये साइन कन्वेंशन से ये डाउनवर्ड आएगा और ये वाले में अपवर्ड आएगा, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन ये कहता है कि ये v डाउनवर्ड है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये अपवर्ड है, ठीक है। साइन डायरेक्शन मैटर नहीं करती है शेयर फोर्स में। शेयर फोर्स में केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। शेयर फोर्स हमेशा शेयर फोर्स ही रहता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड में। बेंडिंग में जरूर डायरेक्शन मैटर करता है कॉम्प्रेशन टेंशन के लिए, बट शेयर में हमेशा शेयर ही रहता है, तो साइन मैटर नहीं करता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है, ये डायरेक्शन वगैरह, आप बाय हार्ट इसे याद कर लो। जहां कहीं भी आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना हो वहां पे सेक्शन बनाओ, सेक्शन के राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे देखो, जहां पे आपको कम फोर्सेस दिखे उस साइड पकड़ो, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, कुछ भी पकड़ सकते हो, बट जहां पे कम दिखे उस पे, वहां पे आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। और राइट साइड अब जब देख रहे हो तब राइट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव मान रहे हो तो सारे, मतलब राइट साइड ले रहे हो या लेफ्ट साइड ले रहे हो, लेफ्ट साइड का सारे फोर्सेस का समेशन कर लो। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, जो वैल्यू आ गई वो आपका फाइनल आंसर है। फिर उसका यूज करके आपको प्लॉट बनाना है। प्लॉट कैसे बनाना है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट शेयर फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। फिर एक एग्जांपल लेके अपन दोनों शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट फॉर, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें बात हो रही थी सेक्शन की, यहाँ पे बात हो रही है एलिमेंट की। तो ये क्या है, ये तुम आपका एलिमेंट है। दिस इज एलिमेंट। कोई भी एक बीम है, जहां पे भी कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, वहां पे आपने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। उस एलिमेंट पे उस एलिमेंट के जो भी लेफ्ट ले रहे हो, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी एलिमेंट के, दिस इज क्लॉकवाइज, आई ऑलवेज कंफ्यूज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और एलिमेंट है तो यहाँ पे जो उसके लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको, उस मोमेंट को आप पॉजिटिव मानोगे, और राइट साइड के जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको आप पॉजिटिव मानोगे। मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड पे क्लॉकवाइज जितना होगा राइट साइड पे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो हमने अभी जस्ट देखा। तो आप चाहे लेफ्ट साइड से सारे मूवमेंट कैलकुलेट करें चाहे राइट साइड से सारे मूवमेंट कैलकुलेट करें, आंसर विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, उसके लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे अगर क्लॉकवाइज है या फिर सारे का नेट सम क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उस पे इस टाइप का स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है कि नीचे टेंशन हो रहा है, ऊपर कॉम्प्रेशन हो रहा है, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है p/2 एट पर्टिकुलर x डिस्टेंस, तो वहां पे इस एलिमेंट पे क्या हो रहा है, इस एलिमेंट पे
ये जो m है उसकी वैल्यू p/2 इंटू एक्स जितनी होगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से p उतनी होगी p/2 इंटू एक्स, बट राइट साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेफ्ट साइड से वो क्लॉकवाइज होगी। तो लेफ्ट साइड से जो क्लॉकवाइज है और राइट साइड से जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके कारण नीचे टेंशन जनरेट होगी, नीचे टेंशन जनरेट होगी, ऊपर कंप्रेशन जनरेट होगी, राइट। तो नीचे टेंशन और ऊपर कंप्रेशन, इस टाइप के बेंडिंग मोमेंट को सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें नीचे टेंशन होगा, ऊपर कंप्रेशन होगा, और इसके जस्ट ऑपोजिट में जब कभी भी इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट हो, नीचे कंप्रेशन होगा, ऊपर टेंशन होगा, इसको हम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट में साइन हमेशा मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करता है, क्योंकि कंप्रेशन एंड टेंशन बोथ आर डिफरेंट नेचर ऑफ स्ट्रेसेस एंड बोथ को अलग से टैकल करना रहता है, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी कंप्रेशन एंड टेंशन में अलग अलग रहती है। जबकि शेयर चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, शेयर रहता है, बट बेंडिंग हमेशा अपवर्ड डाउनवर्ड में अलग अलग हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन, कि इस साइन कन्वेंशन में से कोई भी एक एलिमेंट लो, उसके लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में सारे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो। नेट सम जो क्लॉकवाइज नेट सम पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब कि वो सैगिंग है, और नेट सम नेगेटिव आ रहा है मतलब वो हॉगिंग है, राइट। दैट्स अ सिंपल थिंग। ऑन द अदर हैंड अगर आप राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो तो राइट साइड में सारे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, सारे क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, और जो सारे एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेट सम अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका बेंडिंग मोमेंट सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में एक रिकैप दे दूं आपका, हमने जो भी चीज सीखी। जहां कहीं भी आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना हो, वहां पे सेक्शन लो, सेक्शन पे अगर आप लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो सेक्शन के, एंड अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है शेयर फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर लेफ्ट एलिमेंट इज डाउनवर्ड फॉर लेफ्ट पार्ट ऑफ बीम, मतलब कि ये आपका शेयर फोर्स आएगा अगर पॉजिटिव आता, लेफ्ट से कैलकुलेट करते हो पॉजिटिव आता है तो। अगर राइट से कैलकुलेट करते हो, लेफ्ट से कैलकुलेट करके पॉजिटिव आता है, और राइट मतलब लेफ्ट से या राइट से जो साइन कन्वेंशन मैंने दी है उससे पॉजिटिव आता है, तो लेफ्ट वाले के लिए ये आएगा और राइट वाले के लिए अपवर्ड आएगा, अपवर्ड फॉर राइट, ठीक है। सेम विथ बेंडिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप ले लो, और अगर आप मेरे दिए गए साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हो तो उसका मतलब है कंप्रेशन ऑन टॉप, टेंशन ऑन बॉटम। if it comes positive, if it comes negative, then इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डायरेक्शन, साइन और सब चीजें बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे से। अब ये सब चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती है, ज्यादा मैटर करता है शेयर फोर्स कैलकुलेट कैसे करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कैसे करना है, और उसके प्लॉट्स कैसे बनाने। तो बिफोर मूविंग टू द प्लॉट, ये इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो मैंने हम स्टार्टिंग में बताया था यहाँ तक पढ़ा, अपन ने कवर कर दिया है। अब जैसे प्लॉट बनाने से पहले हमें रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड अप्लाइड लोड फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम प्लॉट उसका बना सकते। और वेरिएशन कैसा रहेगा
राइट। पहले ये दो चीजें समझेंगे, उसके बाद हम जाके प्लॉट बना पाएंगे, राइट। फिर उसकी इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो ये जो मैंने अभी सिखाया वो डायरेक्टली क्या सिखाया, कोई भी पर्टिकुलर बीम पे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करना है, राइट। अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे और पूछे कि इस पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर कैलकुलेट करके बताओ, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम वेरियस पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये 1 मीटर ले लो, ये भी 1 मीटर ले लो, ये 2 मीटर ले लो, ये 1 मीटर ले लो, ये 1 मीटर ले लो, ठीक है। और ये रिएक्शन RV1, ये रिएक्शन RV2, यहाँ का जो रहेगा 10 किलो न्यूटन, ये रहेगा 5 किलो, इसको भी मान लो 15 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये रहेगा 10 किलो न्यूटन। मैं यहाँ पे सिमेट्रिक बीम ले रहा हूँ। सिमेट्रिक बीम क्या होती है वो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में क्या इसी में बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक बीम यानी कि दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे सेम टाइप ऑफ लोड लग रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो रिएक्शन दोनों टोटल लोड का आधा हो जाएगा, राइट। मतलब 10, डाउनवर्ड फोर्स 10 है, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, अपन करे तो 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है प्लस 15 इंटू 2 डाउनवर्ड है, प्लस 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, अपवर्ड RV1 प्लस RV2, ठीक है। तो RV1 प्लस RV2 इज नथिंग बट 20, 30, 50, राइट। 20, 30 इक्वल टू 50। अब सिमेट्रिक बीम है तो RV1 एंड RV2 25, 25 हो जाएगा, बट सिमेट्रिक बीम नहीं है तो नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं समेशन मोमेंट एट A इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट A, राइट। जो सपोर्ट रिएक्शन निकालना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, 10 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2 इंटू, मैंने जैसे बताया UDL को सेंटर पॉइंट पे कंसिडर करना रहता है उसके रिएक्शन निकालने के लिए, तो दैट विल बी, दिस विल बी 3, right? 3 plus 10 into this will be 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5. That is nothing but RV2 into 6, right? तो इसका मतलब क्या है, 30, 90, 100, 50, 150 divided by 6, right? RV2 is nothing but 25 किलो न्यूटन, RV1 यहाँ से 25 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालना आ गया आपको, फिर सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद नेक्स्ट चीज रहेगी कि अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें को डिफरेंट पॉइंट्स पे। हम बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं। चलो, अगर आप पूरे बीम पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ले ले और इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर रहे और सारे पॉइंट्स का ग्राफ बना दे, वो आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। बट वी कैन नॉट कैलकुलेट इट ऑन इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट। उसकी वजह से हमको कोई फाइनाइट पॉइंट्स पे कैलकुलेट करके बाकी का कैसा वेरिएशन होगा उसे प्लॉट करना है। दैट इज व्हाट अबाउट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जैसे 1, फिर हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे 2, फिर हम इसके सेंटर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे 3, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 5, राइट। और एंड पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे 6, और यहाँ पे इसको 0 मान लो। चलो, 0 से लेके 6 पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स की वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे 0 फोर्स में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड और राइट, इधर लेफ्ट साइड लो या फिर राइट साइड लो। अब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, जब जहां पे भी कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड रहता है तब वहां पे डिसकंटिन्यूटी आती है शेयर फोर्स के अंदर। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, मतलब कि सेक्शन को अगर आप यहाँ पे लोगे जस्ट आफ्टर फोर्स और जस्ट बिफोर फोर्स, दो डिफरेंट सेक्शन लेने पड़ते हैं, तब जाके आप दोनों अलग अलग
जस्ट बिफोर फोर्स सेक्शन लोगे तो उसकी शेयर फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, जस्ट आफ्टर फोर्स लोगे तो भी उसकी वैल्यू अलग आएगी। मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग आएगी, मतलब कि डिसकंटिन्यूटी है वहां पे। तो ग्राफ के अंदर भी आपको डिसकंटिन्यूटी दिखेगी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो हम जस्ट बिफोर दिस फोर्स कंसिडर करें, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर्स लग रहा है जस्ट बिफोर इट, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड लोगे, लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं तो जीरो आएगी वैल्यू। जस्ट आफ्टर फोर्स कंसिडर करोगे तो क्या होगा, RV1 जितनी पॉजिटिव, क्योंकि ये इसको हम पॉजिटिव ले रहे तो RV1 अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो, तो जस्ट आफ्टर सेक्शन का शेयर फोर्स की वैल्यू RV1 जितनी आएगी, राइट। फिर इस सेक्शन के जस्ट बिफोर सेक्शन की वैल्यू, जस्ट बिफोर दिस कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, यहाँ पे जो 10 किलो न्यूटन का फोर्स है उसके जस्ट बिफोर कैलकुलेट करोगे तो भी RV1 ही आएगी, और जस्ट आफ्टर कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर का यूज करता हूं, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, मिडल, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, इतनी जगह पे हम कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो शेयर फोर्स जस्ट बिफोर में क्या कितना आएगा, RV1 जितना आएगा, और जस्ट आफ्टर में क्या आएगा, RV1 अपवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड में 10 आ रहा है, तो RV1 माइनस 10, ठीक है। RV1 की वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे मैं 25 लिख लेता हूँ, RV1 25, और इसकी वैल्यू आएगी 25 माइनस 10 यानी कि 15, राइट। अब यहाँ पे कितने आएगी, यहाँ पे भी RV1 माइनस 10 यानी कि 15 आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, अपवर्ड कितना है RV1, डाउनवर्ड अपवर्ड RV1, डाउनवर्ड 10, डाउनवर्ड ये वाला पोर्शन कितना है 15 किलो न्यूटन इंटू दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट 1 मीटर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, हम इसको बहुत आसानी से और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर से इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 माइनस 15 यानी कि 0। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड ही ले रहा हूं मैं, अगर राइट साइड लेता मैं तो लेफ्ट साइड से लो या राइट साइड से लो आंसर सेम आएगा। मैं अभी लेफ्ट साइड ले रहा हूं तो लेफ्ट साइड ही कंटिन्यू करता हूं। 0 माइनस 15 इंटू 1 यानी माइनस 15, यहाँ पे भी माइनस 15 जस्ट बिफोर फोर्स, जस्ट आफ्टर फोर्स कितना आ रहा है माइनस 15, माइनस 10 यानी माइनस 25, ये सेक्शन पे कितना आएगा माइनस 25 ओनली, और लास्ट वाले सेक्शन में कितना आएगा प्लस 25 यानी लास्ट वाले सेक्शन में भी 0 आएगा। मतलब कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ये चीज आप हमेशा ध्यान रख लेना। क्योंकि जब एक्सट्रीम फाइबर पे जब सपोर्ट के भी आगे चले जाओ, थोड़ा सा जगह बची होती है, वहां पे शेयर फोर्स, वहां पे उस फोर्स को बैलेंस करने वाला और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, वहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी डेफिनेटली। तो दोनों साइड अगर आपको एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट पे 0 आ रहे हैं, उसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। आप अगर लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हो, राइट साइड से चेक कर रहे हो, आंसर सेम आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल शेयर फोर्स को कैलकुलेट करने का। पेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करना है, पेंडिंग मोमेंट को दो अलग अलग सेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंडिंग मोमेंट एलिमेंट पे कैलकुलेट होता है, सेक्शन पे कैलकुलेट नहीं होता है। तो आप पर्टिकुलर कोई एक जगह पे एलिमेंट लो, जैसे इस चीज को अपन इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। 25 था रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन 25 था, ये अपना था कितना 10 और बीच में 15, ठीक है, 10 और बीच में 15, ये 1 1 2 1 1, राइट, एम आई राइट, यस। तो अब आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहे हो, उस एलिमेंट का अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, उसके लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो। लेफ्ट साइड पे कोई मोमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी।
अब आपको यहाँ पे ये एलिमेंट पे निकालना है। इसमें बिफोर सेक्शन लो आफ्टर सेक्शन लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आफ्टर फोर्स वाला एक सेक्शन में भी कंसिडर करो तो वो फोर्स उतने बहुत कम डिस्टेंस पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट पे आपको 2 सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बिफोर फोर्स आफ्टर फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड। यस, बिफोर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एंड आफ्टर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आपको लेना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के लिए कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे वो हम जरूर देखेंगे। तो अभी इस एलिमेंट पे कैलकुलेट करें तो 25 इंटू 1 लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो 20 इंटू 1 दिस विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है आपका जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है सैगिंग, सैगिंग का मतलब है बॉटम पे टेंशन टॉप पे कंप्रेशन, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें 25 इंटू 2, राइट। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो 2 डिस्टेंस हो गया, और माइनस क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस 10 इंटू 1 दैट विल बी 50 माइनस 1 40, अगेन पॉजिटिव, राइट। अब बीच पॉइंट पे कंसिडर करें, बीच पॉइंट पे कंसिडर करें तो उसमें कितना आएगा, उसमें आएगा 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 2 माइनस, अब माइनस इस यूडीएल को कैसे टैकल करना है, यूडीएल का 15 इंटू 1 जितना फोर्स लगेगा, बट वो किस पे लगेगा, उस यूडीएल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, फर्स्ट हाफ का यूडीएल और सेकेंड हाफ का यूडीएल। सेकेंड हाफ का यूडीएल खोज काम का यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा, फर्स्ट हाफ का रोल प्ले करेगा। तो मतलब कि 15 इंटू ये जो डिस्टेंस है 1 डिस्टेंस है, 15 इंटू 1 हाफ उतना लगेगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और इतने डिस्टेंस पे लगेगा, मतलब ये पूरा 1 है तो ये एकदम हाफ डिस्टेंस पे 0.5 पे लगेगा। कितना लगेगा, 15 इंटू 1 इंटू 0.5। समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल सॉल्व करके और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 15 इंटू 1 इंटू 0.5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो क्लॉकवाइज है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 75 माइनस 20 55 माइनस 7.5, ठीक है। ये अगेन पॉजिटिव आ रहा है। इस साइड कितना आएगा, इस साइड अगर आप कैलकुलेट करोगे इस साइड की वैल्यू भी आएगी 40, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे यहाँ की वैल्यू आएगी 25, चाहे लेफ्ट से कंसीडर करो चाहे राइट से कंसीडर करो। यहाँ पे राइट से कंसीडर करना अच्छा रहेगा। राइट से कितना हो रहा है, 25 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1, क्योंकि राइट में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो, राइट सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट सेक्शन के राइट साइड में तो 25 को पॉजिटिव ले रहे हो, तो 25 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1 इतनी पॉजिटिव आएगी, मतलब कि क्या है 40, राइट 40, जैसे मैंने ये बताया 40। अगेन पॉजिटिव मतलब ये भी सैगिंग है, पूरी बीम सैगिंग में ही चल रही है, हॉगिंग कहीं पे हो ही नहीं रहा है। और इस पॉइंट पे अगेन लेफ्ट साइड से कंसिडर करोगे तो भी 0, राइट साइड तो कुछ है ही नहीं तो 0 ही आएगा, राइट। इस पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे इस पॉइंट पे कंसिडर करो, इस पॉइंट पे कंसिडर करोगे तो 25 इंटू 1 एंटी क्लॉकवाइज, तो 25 जितनी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे पूरा बेंडिंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब फिर से यही एग्जांपल मैं लेता हूं, 25 10 15 10 1 2 1 1 1, ठीक है। हमने यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी कैलकुलेट करी, बहुत सारी कैलकुलेट करी। जस्ट बिफोर सेक्शन कितनी थी, 0 थी। जस्ट आफ्टर सेक्शन कितनी थी, 25 थी, ठीक है। सॉरी जस्ट बिफोर फोर्स का सेक्शन था उसमें 0 थी, जस्ट आफ्टर फोर्स का सेक्शन था उसमें 25 थी। यहाँ पे भी क्या है 25 है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या आई जस्ट बिफोर फोर्स 25 और जस्ट आफ्टर फोर्स क्या आई 15। मैं ये वैल्यू ले रहा हूं जो अपन ने कैलकुलेट करी 25 15 15 0, ठीक है।
तो जस्ट आफ्टर फोर्स 15, ठीक है, यहाँ पे जस्ट बिफोर दिस 15 ही आ रही है, एकदम सेंटर में क्या आ रही है, इसके एकदम सेंटर में 0 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे -15 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे भी -15 आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, जस्ट बिफोर फोर्स यस, यहाँ पे जस्ट बिफोर फोर्स -15 और जस्ट आफ्टर फोर्स -25, और यहाँ पे जस्ट बिफोर रिएक्शन -25 और जस्ट आफ्टर रिएक्शन 0। तो आप घूम फिर के 0 पे आ गए। मतलब कि हो सकता है कि अब ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लो लाइन से। क्या हमेशा लाइन से कनेक्ट करना जरूरी है? आप पैराबोला क्यों यूज नहीं कर सकते? आप मतलब और कोई कर्व क्यों यूज नहीं कर सकते? आप लाइन ही क्यों यूज कर रहे हो? इसका जवाब मिलेगा आपको इस टॉपिक में। कौन से टॉपिक में? वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एंड रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड अप्लाइड लोड। जब ये चीज समझोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो हमने ज्वाइंट किया है वो स्ट्रेट लाइन क्यों ज्वाइंट किया है, कर्व क्यों नहीं ज्वाइंट किया है, यहाँ पे इंक्लाइन लाइन क्यों है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्यों है, राइट? ये सब चीजें हम समझेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। बेंडिंग मोमेंट की बात करें, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 25 थी, यहाँ पे और कुछ थी, कितनी थी, 40। इस पॉइंट पे कितनी थी? इस पॉइंट पे समथिंग कुछ थी, अराउंड 50 के आसपास, पर कुछ कैलकुलेट कर लेना। ये अगेन 40, ये अगेन 25, ये अगेन 0। अब इस सब को लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं? यहां पे इसके बीच में लाइन नहीं आएगी, इसके बीच में पैराबोला आएगा। क्यों पैराबोला आएगा वो हम समझेंगे। जब आप एक एक पॉइंट को लेके ड्रॉ करोगे ना, तो आपको पूरा एक एक पॉइंट लेके कैलकुलेट करो और उसे प्लॉट करो, आप समझ जाओगे पैराबोला क्या। बट क्या एक पॉइंट लेना फिजिबल है? नहीं, आंसर इज नो। इसीलिए हम रिलेशनशिप समझते हैं ताकि हम बस केवल सर्टेन पॉइंट पे कंसीडर कैलकुलेट करके इन बिटवीन हम एक रिलेशन से इन बिटवीन पॉइंट का भी हम निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी रैंडम पॉइंट पे हमें चाहिए रहता, अब यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि ये पॉइंट पे मैक्सिमम है, जरूरी थोड़ी ना कि यही पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम ये भी ऐसा भी आ सकता है, पैराबोला तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी पैराबोला ही है, राइट? तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है, वो सब चीजें भी कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो पूरा इसी पे रहेगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर जाके हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का प्लॉट्स सारे बनाएंगे। इसमें तो हमने कैलकुलेट करना सीखा है, प्लॉट बनाना नहीं सीखा। प्लॉट में मैंने लाइन से जोड़ दिया, हर जगह पे लाइन से जोड़ना नहीं होता है। तो वो सारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद हम ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे। इजी से लेके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेक्चर भी सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये वीडियो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।